पूर्व सैनिक सेवा परिषद, पूर्वी सिंहभूम और सैल्यूट तिरंगा झारखंड द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सैनिक शौर्य सम्मान सह प्रतिभा सम्मान का आयोजन साकची स्थित राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा और विशिष्ट अतिथि के रूप में एनएसजी कमांडो सह पूर्व विधायक दिल्ली कैंट सुरेंद्र सिंह जी उपस्थित रहे। वहीं सम्मानित अतिथियों में भारतीय जनता पार्टी व्यावसायिक प्रकोष्ठ झारखंड प्रदेश के संयोजक नीरज सिंह, स्थानीय यूनिट 220 फील्ड रेजिमेंट के सूबेदार अनार सिंह, ब्रिगेडियर रणविजय सिंह, जिलाध्यक्ष वेटरन ब्रिज किशोर सिंह, भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष गुंजन यादव, सैल्यूट तिरंगा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रंजन चौधरी, सैल्यूट तिरंगा के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आइए कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। पहलवान वीर शहीद गणेश हांसदा जी के परिवार, माता दापरा हांसदा जी, उनके पिता और उनके भाई ये सम्मान ग्रहण करते हुए अपने वीर शहीद सुपुत्र वो शहीद हुए, मगर वीरता पूर्वक उन्होंने दुश्मनों का सामना किया। वीर सिपाही शहीद किशन दुबे, माता जगमाया देवी, सैल्यूट तिरंगा का ये सम्मान लेते हुए इसके उपरांत मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा शहीद त्रासदी में उनका पार्थिव शरीर भी नहीं मिला था, मगर शानदार तरीके से वीरता पूर्वक सिपाही जितेंद्र ने अपने कर्तव्यों को पूरा किया। उनकी अमर शहादत को नमन करते हुए और जवानों को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया इन्होंने। किसी का 100 रुपये बढ़ाया है, किसी का बढ़ा ही नहीं है। तो अब जो जवानों ने आंदोलन किया, जवानों ने बताया अब कि ये पेंशन तो सिर्फ जवानों के लिए बनी थी। पहले ऑफिसर की पेंशन नहीं होती थी, सिर्फ जवान को 75% पेंशन मिलती थी। फिर ऑफिसरों ने क्या किया, चौथे तीसरे कमीशन में 50% पेंशन कर दिया जवानों का और अपना भी इन्होंने पेंशन बना लिया लगातार। अब क्या वो सारा बजट जो होता है ये लोग सारे बजट को इस्तेमाल करें। एक दोनों ऑफिसर लाखों रुपए पेंशन ले रहा है विकलांगता की, और एक सिपाही जो वार डिसेबल आता है उसको बेचारे को 10,000 रुपये पेंशन मिलती है। तो एक लड़ाई में अपना बलिदान दे देता है, एक घर में बाथरूम में गिर के सर फुड़वा लेता है, वो ले लेगा लाख रुपए पेंशन। और दोनों तो ये इन चीजों का ये संज्ञान में भी जवान लेके आए हैं और इसमें मुझे लगता है जल्दी ही जो ना इसके ऊपर एक्शन होगा। जैसे विदेशों के अंदर एक जैसी पेंशन होती है विकलांगता की, अभी हाथ तो बराबर ऑफिसर का भी ऐसा है, जवान का भी ऐसा है, पैर ऐसा है, जवान का ऐसा उसका है, और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। वो लड़ाई में कंडम हुआ है, लड़ा है, देश के लिए बलिदान दिया है, या वो बाथरूम में पढ़ के सर फुड़वा रहा हूँ। तो मैक्सिमम ऑफिसर आप देखते होंगे तो सारे ऑफिसर कैटेगरी लेके आते, जान पूछ के सबकी अपने साइटिंग करते, टाई अप करते और सारे के सारे ऐसी पेंशनें ले रहे 90% ऑफिसर जो है। और अब सरकार के संज्ञान में है, इनकी जांच भी होगी और जो आने वाले टाइम में जवानों के ऊपर भारत सरकार पूर्ण रूप से पूरा ध्यान भी देगी। क्या उसमें भी आपको डिमांड है कि जो पुराना घाटा हुआ उसको तो सब लोग कुछ मिला ही नहीं? हमें पुराना जिनका नहीं मिला, जिनका जो बनता, जब से डिक्लेयर किया सरकार ने, जो बनेगा वो सरकार देगी। ये होता है कि चाहे डिले हो जाओ, उसी डेट से टिल डेट से जो है सबका मिलेगा, जिसका जो भी हिसाब किताब उठाई गई है। तो और यहाँ आने के बाद उन लोगों को पैरामिलिट्री के अंदर भी और स्टेट को मिलेगी और वहाँ भी जो बंदा रहेगा वो कंपटीशन की भावना के साथ वो काम करेगा। आप लोग का बोले जो भी जवान रिटायर्ड होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइवेट सेक्टर प्राथमिकता से नियोजित किया जाता था, अच्छे पैकेज था। अब है आपके जवान रिटायर हो रहे हैं तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी भी लेने जा रहे हैं जिनको 10-12 हज़ार 15,000 तो ये सब आप लोग सरकार के सामने नहीं उठा दें। आपके जो पहले से जो सिस्टम है उसको तो फॉलो हो नहीं पा रहा है। अब अग्निवीर आगे वो फिर वो जो आप बोले 4 में से 3 को पेंशन देना है, वो कहाँ से एडजस्ट करेंगे? आपके अभी जो जवान पुराने हैं वो सड़क पर हैं, वो बेचारे सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, जिनका जो आप लोग के पद का जो मर्यादा है आपको इतना जो ही करके आपका एक सम्मानजनक
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनियों में, बैंकों में, सारे जगह वो खत्म हो गया। तो अब एक नया बर्डन आप कैसे लागू? देखो, देश के अंदर जो है ना, जिस तरीके से यूथ अपना, हिंदुस्तान जो है पूरी एकदम युवा देश है, तो उसमें जो है युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। एक जो है सैनिक जो है ना 15 साल नौकरी करके आ रहा है, 20 साल नौकरी करके आ रहा है, 30 साल नौकरी करके आ रहा है, 40 साल नौकरी कर रहा है, और ऑफिसर तो 60 साल नौकरी करके आता है। कोई उसको वहाँ से धक्का मार के तो भगा नहीं रहा है। उसके बाद अब यहाँ आता तो बहुत सारे आदमी जो हमारा जो कोटा है, जो परसेंटेज स्टेट ने दे रखी, पहले भी ऐसे ही परसेंटेज थी, किसी स्टेट में 15% है, कहीं 5% है, किसी क्लास की नौकरी में 10% कोटा है। सरकारी नौकरियां आजकल जो भर्तियां स्टेट गवर्नमेंट ने करनी भी, आप देख रहे हो रोज राजस्थान के अंदर रोज पेपर लीक हो रहा है, और हो रहा है, तो भर्ती कोई कामयाब नहीं हो पा रही। परंतु जहाँ भी सेंटर की भर्तियां हो रही, उनके अंदर भी जितना हमारा कोटा हम लोगों को मिल रहा है, उसके अलावा भी जो सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह है, पहले डायरेक्ट नौकरियां थी, अब आजकल हर डिपार्टमेंट में आउटसोर्स कर दिया है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे आप हम टाटा नगर में, चाहे टाटा स्टील का बात हो, चाहे और दिन का बात हो। जब डायरेक्ट कंपनी लेती थी या डायरेक्ट सरकार लेती थी तो उनको अच्छी एडजस्टमेंट हो जाती थी, पर अब भविष्य में भी जो है ये चीज़ करने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर तो मेरे यहाँ सरकार ने तो मेरे बहुत सारे बदलाव लेके आए हैं। मेरे स्कूलों के अंदर लगभग 2500 प्लस एक्सर्समैन को लगाया, 5 नंबर वालों को लगाया, 473 आदमी को, पशु प्रोक्ता में 150 आदमी को लगाया। उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड के अंदर एक पूरी कंपनी जो ना 300 आदमी की खड़ी कराई। तो वो इस टाइप के लाने की जरूरत है, सोच लाने की जरूरत है, क्योंकि वो तो एक स्किल आदमी होता है, पूरा 15 साल ट्रेनिंग करके आता है, उसको जानकारी होती है, उसकी एजुकेशन भलाई कम होती है और उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसका हमें भरपूर उसका फायदा उठाना चाहिए। आप लोग भी देखते होंगे, जब भी कहीं बैंक में या कहीं भी कोई पूर्व सैनिक नौकरी करता है, वो पूरा डिसिप्लिन के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करता है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। दो कारण एक है, पहली बात तो एक स्किल है, वो एक ऐसी फोर्स में रह के आया है, वहाँ पूरा डिसिप्लिन है आला दर्जे का जो ना हिंदुस्तान में। दूसरा, उसको पेंशन मिलती है, उसको ये भी खतरा है, अब जो है ना, अगर तू गलती करेगा तो नौकरी तो जाएगी, आपकी पेंशन भी बंद हो जाएगी। तो वो पूरा अपने उस हिसाब से अपनी इज्जत को बरकरार रखते हुए। तो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है अभी, इसका कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा है, और यूक्रेन को चारों तरफ से बहुत सारे देश जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी उस चीज को देख रहा हूँ। और आज जो है ना वीरों की धरती, वीरों नगरी जमशेदपुर के, और यहाँ के प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम झारखंड में किए। हमारे रंजन चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष वो धमदान से आए। आज हम लोगों ने इसी तरह का जो कार्य कर, लोगों ने बहुत सारे सेनाने के लिए ही यहाँ के समाज सेवी, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्री नीरज कुमार सिंह जी को हम लोग राष्ट्रीय सचिव में लाए हैं और नीरज सिंह राष्ट्रीय सचिव बने हैं। तो हम लोगों को ये भरोसा है कि झारखंड के अंदर खास करके जमशेदपुर और चंपारण, ये वाला सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम लोग संगठन को ज्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। ये इनके अंदर आज प्रदर्शित हुआ जिस तरह का इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करवाया। अब तो उनसे अच्छा काम कर ले रहे हैं। हाँ, हम मोदी जी से चैलेंज करते हैं, इसलिए चैलेंज करते हैं कि हम मोदी जी का वॉर रूम भी देखते हैं, और हम राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे किसान मोर्चा में, और उन 2019 के इलेक्शन में हम हेड ऑफिस में बैठ के सारा काम किए। मैं इसलिए चैलेंज करता हूं कि मोदी जी को चैलेंज कर रहा हूं कि आप बेटियों के ऊपर ज्यादा काम करिए, और आप जो है सो स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन लेके आए उसके ऊपर ज्यादा करें। मैं पार्टी के विचारधारा से मैं भारतीय जनता पार्टी का भी एक सदस्य हूँ, लेकिन मैं सामाजिक संगठन के साथ इसलिए काम कर रहा हूँ, देश में काम होना चाहिए और हमारे मोदी जी और ज्यादा काम करें तो हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे को प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ये संदेश देने में तनिक भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मिलना जुलना भी होता है उन लोगों से, मेरी बातचीत भी होती है। अमित शाह से मिलते रहते हैं, मुझे पता है। मोदी से ज्यादा अमित शाह साहब की मुलाकात होती है। अमित शाह जी का पूरा कैंपेन हम गांधीनगर में जब चुनाव लड़े पिछली बार, तो 2019 के कैंपेन में भी हम वहाँ थे। वॉर रूम में हम देख ही रहे थे, लेकिन हम गांधीनगर के कैंपेन में भी। सैल्यूट तिरंगा जो है वो महिलाओं के लिए भी कुछ मतलब वर्क काम महिलाओं के लिए मैंने बताया था, सशक्तिकरण के लिए उद्देश्य है। तिरंगा यात्रा, मिशन वंदे मातरम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये तो महिलाओं का ही कार्यक्रम है। हमने लड़कियों
सुकन्या योजना वो सब तो योजना है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सारे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र फड़के साहब, वो हमारे संगठन में चूंकि 50 सांसद मंत्री मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, तो श्री राजेंद्र फड़के जी हमारे मुख्य संरक्षक भी है, इसमें मुख्य रूप से संरक्षक भी है सैल्यूट तिरंगा के। तो इसलिए हम उनके साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमें बुलाती है कि आप बेटियों के लिए कार्यक्रम करें, और देश भर में कई सारे कार्यक्रम हमने किया। अभी गुजरात में 75 महिलाओं को जो समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित भी करने का कार्य किया है। में है तो पैरेलल आपको डमी संगठन बनाने की क्या जरूरत? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पार्टी खुद कहती है कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी हूँ। बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ देश के 140 करोड़ जनता नहीं जुड़ेगी, लेकिन तिरंगा 140 करोड़ की जनता को जोड़ने में सक्षम है। और सैल्यूट तिरंगा के अंदर जाति धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति किसी भी पार्टी के लोग का स्वागत है। अगर वो राष्ट्रवाद पे कार्य कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में 140 करोड़ लोग नहीं आएंगे, लेकिन सैल्यूट तिरंगा 1.4 बिलियन पीपल के लिए वर्क कर रही है। तो मैंने आपका जो उद्देश्य है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी के मकसद को ही पूरा करना, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो राष्ट्रवाद पे काम कर रहे हैं। बेटियों के ऊपर काम करना भारतीय जनता पार्टी ही केवल करेगी क्या? कांग्रेस को भी करना चाहिए और भी पार्टियों को करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है वो ठीक है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा किया, बहुत सारे काम किए, 18 करोड़ टॉयलेट्स भी बनाए, लेकिन ये देश का कार्य है ना, तो देश का कार्य करना चाहिए ना। तो तिरंगे जो सैल्यूट तिरंगा का निर्माण है, इसमें आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी हमारे संरक्षक है, श्याम जाजू जी संरक्षक है, राजेंद्र फड़के जी ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन मेरा बनाने रघुवर दास जी भी हैं। लेकिन मैं और अर्जुन मुंडा जी, पिछली बार मैं आया था जमशेदपुर तो अर्जुन मुंडा जी खुद आए थे, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है जनजातीय मिनिस्ट्री में। तो सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कांग्रेस को भी आह्वान करता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आइए, क्योंकि देश के प्रगति पे हमें काम करना है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो तिरंगे को आगे रख के काम करिए। सरकार आएगी जाएगी, पार्टियां बनती है बिगड़ती है, लेकिन तिरंगा का सम्मान आजादी से प्रारंभ हुआ है और ये चलते रहेगा। मैंने कहने का मतलब है कि सैल्यूट तिरंगा बीजेपी का मुख्य संगठन नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ आलोचना करने का भी औकात रखती है। स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे कई मेडिकल कैंप्स, पर्यावरण के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हम अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मोदी गवर्नमेंट ने ट्रिमेंडस वर्क किया है, नो डाउट। इस 9 साल के अंदर भारत की छवि प्रगति बहुत ऊंचा गया है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी ही प्रधानमंत्री अभी बने और प्रचंड बहुमत से आएंगे, ऐसा विश्वास भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो नैतिक जिम्मेवारी है, इस देश का 140 करोड़, हर व्यक्ति नेता नहीं है, हर व्यक्ति पार्टी के लिए काम नहीं करता है। कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई सोशल सर्विस में है, डॉक्टर है, बैंक में है, लोग अपना काम करते हैं। हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, जुड़िए और तिरंगे के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए काम करिए। जो बच्चे को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उनको मैं पार्टी की पाठ नहीं पढ़ाता हूँ, उनको तो मैं राष्ट्रवाद की बात बता रहा हूँ। उनको बता रहा हूँ कि हमारी आजादी की लड़ाई में 1947 के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे। केवल गांधी जी ने आजादी नहीं दिलाई, चंद्रशेखर आजाद की भी भूमिका है, भगत सिंह की भी भूमिका है, नेहरू की भी है, पटेल की भी है, राजेंद्र प्रसाद की भी है, अंबेडकर साहब की है। तो ये बच्चों को जानना चाहिए, आज के बच्चों को नहीं पता है। मिशन वंदे मातरम को लेके जब हम बढ़े तो एक दिन में 75 लाख बच्चों का हमने कार्यक्रम किया। हर स्कूल में गए, कॉलेजेस में गए, मदरसा के अंदर गए, मेरे पास सब ऑन रिकॉर्ड है। हमने सभी को बोला राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत करो। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को आओ, झंडा फहराओ, चॉकलेट जिलेबी और लड्डू लेके घर नहीं जाना। 365 दिन इस राष्ट्र में राष्ट्रवाद को बनाइए। इजराइल में राष्ट्रवाद के लिए कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि एक एक व्यक्ति वहाँ राष्ट्रवादी है। ऐसे कई सारे देश हैं दुनिया में, वहाँ के लोग राष्ट्रवाद की चर्चा 2014 के बाद भारत में क्यों प्रारंभ हुई? मोदी जी के आने के बाद राष्ट्रवाद क्यों जन जागरण हुआ? हमारे लोग राष्ट्रवादी थे। जो आजादी के पहले जो राष्ट्रवाद था वो 1980 के बाद खत्म हो गया। यहाँ घोटाला की सरकार आ गई, घोटाला करने लगे, करप्शन हो गया, प्रचंड करप्शन हो गया, लोग ऐसे बिखरते चले गए। आज हमारे
हमारा जम्मू कश्मीर खतरा में था, हम उसको निकाल के लाए। आज वहाँ राष्ट्रवाद जगाने का काम सैल्यूट तिरंगा कर रही। आज बंगाल हमारा खतरे में चल रहा है, वहाँ की स्थिति आप लोगों से छिपी नहीं हुई मीडिया बंधु से। वहाँ पर इलेक्शन जब होता है तो 10-10 हजार 20-20 हजार लोग चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में शरण लेने के लिए। आज नॉर्थ ईस्ट में जो घटना घट रही है वो नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम नहीं है, म्यांमार से और कई सारे देशों से भाग के बांग्लादेशी आए हुए हैं यहाँ पर, वो इंटरनल फाइट्स वहाँ चल रहे हैं, ये भी एक कारण है। तो हमें राष्ट्रवाद जगाने के पीछे मकसद ये है मेरा कि एक एक व्यक्ति भारत माता की जयकारा बोले, जन गण मन अधिनायक गाए, वंदे मातरम की बात करे, हमें पता चलेगा, हम फिल्टर कर पाएंगे। कार्यक्रम किए जिसमें मिशन वंदे मातरम का कार्यक्रम किया, एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम, तिरंगा यात्रा। अभी हाल में जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया है वो जम्मू कश्मीर में हम लोग किए। अभी लाल चौक पे हम लोग तिरंगा फहरा के आए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और 1 से 15 अगस्त तक घाटी के सभी जिलों में वहाँ के युवाओं के साथ हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का काम स्टार्ट कर दिया है। और उसका आज ही वहाँ के लगभग 5000 युवा जो पत्थर फेंकते थे हाथ में हमेशा और पूरे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करके रखा, 6-6 महीना तक वहाँ पर हड़ताल रहा। लेकिन 370 धारा हटने के बाद जब हालात सुधरी तो आज हमारे श्रीनगर में लगभग 5000 युवाओं ने उसी हाथ में तिरंगा पकड़ा जिस हाथ से वो पत्थर फेंकते थे। अब वो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, भारत माता की जयकारा भी कर रहे हैं, राष्ट्रगान भी कर रहे हैं और हर जगह आपको राष्ट्रवाद का आप आज श्रीनगर जाइए, जम्मू जाइए, डोडा जाइए, किश्तवाड़ जाइए, रामबन जाइए, हर जगह पर आज सैल्यूट तिरंगा के साथी खड़े हैं और सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और केवल हम लोग जम्मू कश्मीर तक ही नहीं है, हमारा अभियान अभी यहाँ से बंगाल भी जा रहा है। बंगाल के सभी जिलों में हम लोगों ने सैल्यूट तिरंगा का संगठन का निर्माण किया है। अभी हम कारगिल दिवस पे कई सारे यात्रा हम लोग बंगाल के अंदर निकाले, वहाँ के लोगों में भी इच्छा है कि राष्ट्रवाद का जन जागरण किया जाए। उसी तरह हालात केरल में भी खराब है, केरल के अंदर भी संगठन हम लोग बना रहे हैं। देश के 27 राज्यों के अलावा जो बाहर में विदेशों में हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, उनको भी भारत के राष्ट्रीयता के साथ जोड़ रहे हैं और उनके अंदर देशभक्ति, देश में रहने वाले लोगों के ज़्यादा उत्सुकता होता है कि हम देश के लिए कुछ करें। इसलिए हम अभी इस महीने में अगस्त में 5 कार्यक्रम अमेरिका में कर रहे हैं, जो 19 अगस्त को हम लोग शिकागो से ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के 2 ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर सरकार से ज़्यादा काम करने का दावा करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान। इसके लिए अभी गुजरात में हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जो 6 साल के बच्चों से लेके 12th तक के जो लड़कियां हैं उनको हम लोग सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ साथ उनका मोटिवेशनल क्लास भी तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना भी जगे और वो आंतरिक रूप से मजबूत हो हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए। जैसे मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि हम भारत को 1 to 3 में ले आएंगे हर चीज़ में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे सेना हो, चाहे रोजगार हो, चाहे डेवलपमेंट हो। भारत को विश्वगुरु बनाना है तो जितने हमारे लड़कों की योगदान है, जितना सेना का योगदान है, उतना ही योगदान हमारे युवाओं का भी होना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों के अंदर राष्ट्र भावना जागृत करना जरूरी है। इसलिए सैल्यूट तिरंगा देश भर में राष्ट्रवाद पे कार्य कर रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण जो बोले सेल्फ डिफेंस का क्लास देंगे, वो क्या जमशेदपुर से भी शुरू करेंगे? देखिए, अभी हम लोग गुजरात से प्रारंभ किए हैं। गुजरात में हम लोगों ने 5 लाख बच्चों का, अभी 1 लाख बच्चों का ट्रेनिंग हो गया है और सैल्यूट तिरंगा पूरे देश भर में कार्य कर रही है। तो हमारा प्रोग्राम है कि हम हर स्टेट में जाएं, तो हम झारखंड भी आएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे ना, इसका कुछ चार्ज रहेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में ही ट्रेनिंग दे रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है। और इसके आप फ्री ऑफ कॉस्ट शब्दों का इस्तेमाल किया तो मैं आपको ये भी बताऊं कि देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हमें स्पॉन्सरशिप करते हैं कि आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। अभी जो हालात हैं, आपको क्या बदलाव लगता है या और बदलाव होना चाहिए? अभी जो देश के अंदर हालात हैं, पिछले 10 साल में सरकार बदलने के बाद डिफेंस काफी मजबूत हुआ है और हमारे यहाँ पे अनेकों टाइप के हथियार बनने लगे हैं और मुझे लगता है आने होगा। इससे पहले इंडिया के अंदर
सभी वेपन तकरीबन जो ना बाहर से हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करते थे और दूसरे देशों की तरफ ताकते रहते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। और आज के टाइम में चाहे वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, शायद ही मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते दूसरा आदमी के पास में ऐसी विदेश नीति हो सकती है। दोनों देश भी खुश है और अपना काम भी कर लिया और तेल भी सस्ता ले लिया और हथियार भी ले लिया। तो रुकवाना बहुत बड़ी बात है। दोनों देशों ने लड़ाई को रोक दिया और जब तक हिंदुस्तान के जवान वहाँ से बाहर नहीं आए तब तक सीज फायर है। तो इससे ये लगता है कि हमारा देश जो है आज इसमें कोई कोताही, कोई किसी तरह की वो नहीं, गुंजाइश नहीं है, मजबूत नहीं है। और पूर्व में तो कांग्रेस की सरकार होती थी तो उस समय पत्थर मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान रोजाना अटैक किया जा रहा था, चाहे वो 26,000 का अटैक हो, चाहे मारते थे। आज वो तिरंगा लेकर 5,000 आदमियों ने स्कूल तिरंगा को आज ज्वाइन किया। अभी लगातार 15 दिन वहाँ पर स्कूल तिरंगा के ले लिया हम लोग वहाँ के काम में। और पिछले महीने जो ना हम वहाँ जाके आए थे लाल चौक के ऊपर जो ना हम तिरंगा झंडा खुद वहाँ लहरा रहे हैं। राजेश जी और वहाँ डल झील के अंदर जितने भी कश्तियाँ उन सब के ऊपर तिरंगा बांध के जो ना शिकारा बोलते हैं उनको सब में तो ये बदलाव है देश के अंदर। तो 370 जैसी धाराएं हटना, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हटेगी। और आज नो डाउट जो है ना जिस तरीके से जो है देश के अंदर कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ है। नहीं तो हर रोज सवेरे उठते थे अखबार में घोटाला ही मिलता था, एक के बाद यहाँ तक कि कोई बैसाखी का घोटाला कर रहा है, कोई किसी चीज़ का घोटाला कर रहा है। तो बड़े गौरव के साथ कहते थे कि ये तो छोटा घोटाला है एक मंत्री के लिए। अब कोई भी मंत्री की हिम्मत नहीं है, कोई भी नेता की ऐसी हिम्मत नहीं तो घोटाला। तैयारी के हम जैसे आपने वहाँ पर ऑपरेशन किया, ठीक है, अभी वैसी अगर कोई घटना होती है तो उसमें तैयारी कैसी है हमारी? अब अगर कोई ऐसी घटना होती है तो आज जो है ना LIC हैदराबाद के अंदर भी है, मुंबई के अंदर भी है, बेंगलोर के अंदर भी है, मद्रास के अंदर भी है, कलकत्ता के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर प्रॉपर एयरपोर्ट के अंदर भी जो ना हर जगह हब बना दिए और NSG को मजबूत किया। उस समय जब हम ऑपरेशन करने के लिए गए थे तो हमारे पास ना तो इक्विपमेंट ठीक से था और ना ही हथियार था। NSG को तो डिसमेंटल करने की बात कर रही थी, ये NSG का कोई काम नहीं है। तो कोई नए ऐसे पर उसकी तरफ जो है डिफेंस की तरफ किसी तरह का कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं था। मुजाहिदीनों को पैसा देते थे और वही पत्थरबाजी, वही आतंकवाद को बढ़ावा देते थे। स्वीकार किया, उनको लगातार फुटेज मिल रहे थे, वो लाइव देख रहे थे और वहीं से जो निकल के फायर कर रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे उनको। तो उन्होंने लास्ट फायर किया ऊपर चढ़ के, इवन जो हेलीकॉप्टर है उस पर फायर किया उन्होंने। बाकी वाली जगह तक सिक्योरिटी रखी जाती है। तो बाद में फिर उसमें चेंज करा उन्होंने, एक भी घंटा डिलीट करना शुरू किया। और दूसरा हमने खुद भी अंदर जो है ना अपने तरीके से काम किया, बाहर के आदेशों पर हमने काम किया ही नहीं, हमने अपनी मर्जी से और जिस तरीके से जो हमने तरीका इस्तेमाल करना था उस तरीके पे इस्तेमाल हुआ, तब वो ऑपरेशन जो है ना कामयाब हो पाए। नहीं तो अगर NSG के अलावा देश की और कोई फोर्स होती तो वो पूरी की पूरी जितने आदमी अंदर थे वो सब खत्म हो जाते और उनको बाहर नहीं निकलने देते आतंकवादी। वो तो वहाँ ट्रेनिंग और उसका जो ना साहस इतना होता है NSG कमांडो के लिए, मरने के लिए देश के ऊपर एक से एक जवान खड़ा हो जाता है। जब एंट्री करते हैं तो पता होता है कमरे में एंट्री कर रहा हूँ तो मिलिटेंट है और घुसते ही गोली मारेगा, फिर भी हम जो ना उसके एंट्री करते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं। तो दूसरा जो ना पता है तो लोग बीच में फंसे रहते हैं, उनको साउंड वो भी उनको चोट लगी मेरे साथ। तो ये आज के भारत में और उस समय के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। चाहे वो चाइना के साथ बात करने की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान को आज जो दुश्मन बना दिया। तो इसमें तो आपने एक बात कही अपने संबोधन में, एक जो सत्ता का एक अपना कैरेक्टर होता है, सत्ता से कहीं भूल गए, क्या अभी वही माइंडसेट है कि सैनिकों को रिलीजन थ्रो वाला है या कुछ बदलाव आया है कि त्वरित तुरंत जो सपोर्ट मिलना चाहिए? अभी जो है काफी
चेंज आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना राष्ट्रवाद की तरफ जो है ना इनका ज़्यादा झुकाव रहता है शुरू से। पहले से आप लोगों ने देखा होगा। दूसरी तीसरी चीज़ जो है ना, ऐसा मेरे संज्ञान में कोई ऐसा केस नहीं आया जिसने अच्छा काम किया हो प्रधानमंत्री जी ने या देश के रक्षा मंत्री गृह मंत्री को भी संभाला मोर्चे के ऊपर जाके। उस समय आप याद करिए कभी प्रधानमंत्री फौजियों के बीच में कब जाता था, कभी नहीं, कभी रक्षा मंत्री भी जाता था। हर त्योहार को प्रधानमंत्री फौजियों के बीच में जाके मनाते हैं, तो रक्षा मंत्री जाकर मनाते हैं, गृह मंत्री जाकर मनाते हैं। तो उससे क्या है, सेना का मनोबल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। भाई सैनिक को क्या चाहिए, सैनिक को सिर्फ शाबाशी चाहिए, उसको मतलब सैनिक को शाबाशी मिलती है तो दोगुना काम करता है। तो रही जो गैलेंट्री अवार्डों की बात, उस समय मैं जो बात कर रहा था, उस समय जो गैलेंट्री अवार्ड थे वो कर करे काम के लिए इन लोगों को दिए गए। इन्होंने एक गोली नहीं चलाई, इनके पास हथियार नहीं थे। ये बहादुर की अवार्ड है। बहादुर वो है जो मारता है, जो जीतता है। हारने वाला और ऐसे चलते फिरते मारने वाला कोई बहादुरी नहीं है, और ना ही वो ऑपरेशन में शामिल ही नहीं थे उन लोगों को। हाँ जी, ये तो बाहर से आए और उन्होंने जब ब्रश फायर मारा अंदर से, उनको लगा वो बारी बार खत्म हो गया। हाँ, ये तो गाड़ी से उतरी थे, अभी तो उनको फायर लग गया। आप लोगों का जो वन रैंक वन पेंशन वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फिर आप लोगों का पूर्व सैनिक लोगों ने कहा कि हम लोग के साथ अभी जो बीच में वन रैंक वन पेंशन आया, कांग्रेस ने तो दिया ही नहीं, लगातार आंदोलन करते रहे। लास्ट टाइम जो कांग्रेस 500 करोड़ रुपए दे के पल्ला झाड़ गई थी। उसके बाद जो ना नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो आरोप दिया की। अभी जो सेकंड बार जो रिव्यू हुआ है, जो सेकंड बार रिव्यू हुआ तो इसमें जो ना अफसर शायद ने हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर दी। गवर्नमेंट ने कोई बजट के ऊपर पाबंदी नहीं थी, जिसका भी जो बने उसको देना। इन्होंने अपनी तो पेंशन बढ़ा ली, 10-10 गुना बढ़ा ली बहुत सारे व्यक्तियों ने। और सिपाहियों की होलदार जैसी का भी जो ना अभी जवान आंदोलन कर रहे, जवानों ने बताने की कोशिश की है अब अधिकारी जो है वो सिर्फ 2% है, और ये जो है हमारा पूरे बजट को अकेले इसको इस्तेमाल किया है। और आप इसको रिव्यू किए। अभी जो है ना रक्षा मंत्री के प्रधानमंत्री तक के संज्ञान में है, और जल्दी ही जो है ना दोबारा रिव्यू होगा। जो भी इसमें खामियां रही है वो दूर करी जाएंगी।